देखिए, न्यूक्लियर हथियार मेनली उनका मकसद है, ये जो न्यूक्लियर साइट है माउंटेन एक्स, उसको निशाना बनाने की बात हो रही है। अगर उसको निशाना बनाते हैं तो तेल जो ईरान का है वो अबदान, खुर्रम शहर, तो ये बात बहुत ही घबराने वाली बात है कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो बात हो रही है कि हजारों के लाखों के मारने के लिए तैयार हैं ये पाशा इतने। साहब, यहाँ पे ये जो आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, इसमें ये भी एक्सपर्ट मानते हैं और मुझे भी ऐसा लग रहा है। पहली बात तो ये कि भाई ईरान को क्यों कब्जे में लेना चाहते हैं। जाहिर है कि उनका मफाद है कि ईरान में जो मादनियात हैं, जो चीज़ें हैं, उनको तेल है, ये सब चीज़ों को हासिल करें और वहाँ जा कर के हम कब्जा करें। लेकिन अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हैं वेपन का और वहाँ पे हमला करते हैं और रेडिएशन फैलता है, तो जाहिर है कोई कंपनी जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं होगी। वहाँ पे फिर कब्जा का क्या मतलब रह जाएगा। कोई ऐसा अमेरिका को तो डायरेक्ट खतरा है नहीं। भाई ईरान तो मुसलसल बात करने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए और अपने तौर पे वो जीने की बात कर रहा है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो यही है कि भाई क्यों आप जब हमें कोई खतरा नहीं है, तमाम जनरल्स जो हैं, ये सब बातें बहुत सामने आ गई हैं कि इसराइल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर न्यूक्लियर, तो इसलिए जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि न्यूक्लियर अटैक तो नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि उसका मकसद ही फौत हो जाएगा। फिर जो उनके एलाई हैं उनको भी भारी नुकसान होगा अगर न्यूक्लियर वहाँ पे वेपन का इस्तेमाल किया जाए। फिर ईरान भी क्या ऐसा तो नहीं है कि वो कर देंगे और ये चुपचाप बैठेंगे। ये भी कुछ ना कुछ जो है वो तो करेंगे। जी, देखिए, न्यूक्लियर हथियार मेनली उनका मकसद है, ये जो न्यूक्लियर साइट है माउंटेन एक्स, उसको निशाना बनाने की बात हो रही है। अगर उसको निशाना बनाते हैं तो तेल जो ईरान का है वो अबदान, खुर्रम शहर, खार्ग आइलैंड के पास आसपास है, खुजिस्तान जिसको कहते हैं। तो वो तेल को बचा बचा के रखना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ईरान को हम खत्म कर सकते हैं, जैसा जापान के ऊपर 2 बमबारी करके एटॉमिक वेपन्स यूज करके उसको सरेंडर करने पे मजबूर करे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लाद के अभी तक अमेरिका के अड्डे वहां कंट्रोल कर रहे हैं जापान को। उस तरीके से वहां नई हुकूमत लाने की कोशिश करने का प्रयास हो रहा है कि न्यूक्लियर वेपन डालते ही ये इस्लामिक गवर्नमेंट को निकाल देंगे और उनकी हुकूमत जो अमेरिका की बात सुनेगी, इजराइल की बात सुनेगी, उसको वहाँ पावर में लाएंगे बोल के। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, कर सकते हैं और ईरान को नुकसान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक हुकूमत का खात्मा होगा ये अगर न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल करेंगे। डर ये है, या मैं इस्तेमाल वापस लेना चाहता हूँ, डर नहीं है कि ईरान भी जो है कुवत रखता है न्यूक्लियर वेपन बनाने की। मुझे लगता है कि उनके पास कुवत है और जल्द से जल्द वो बना पाएंगे और इस्तेमाल करने का भी व्हीकल जो है उनके पास क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और पहला निशाना जो है इजराइल को ही ताकेंगे। क्योंकि अगर अमेरिका टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो इजराइल कंसल्ट करके और उनके शायद दबाव में ही करेगा वो, अगर अमेरिका करता है। या अगर दूसरी तरफ से देखें तो इजराइल भी कर सकता है अपने आप अमेरिका की परमिशन से। तो ईरान को भी जो है कुवत है, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, तो सिर्फ कुछ शॉर्ट नोटिस पे भी वो बना सकते हैं मुझे लगता है। और मतलब जो ये कहने का पाशा साहब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो डर है इजराइल और अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, वो सही भी है। मतलब ईरान जो है अभी अब हल्का नहीं है। अच्छा, ईरान जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो बैक में है मजबूती।
जी, इस कोई शक नहीं है। अब इजरायली इंटेलिजेंस को, अमेरिका के इंटेलिजेंस को पता है कि उनके पास कुव्वत है, एनरिच यूरेनियम है, और वो काम कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते। लेकिन अगर उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो बोलते हैं, अगर उनकी हुकूमत को गिराने का पूरा प्रयास होगा, तो ये बनाएंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर अमेरिका या इजराइल करते हैं तो ये दोनों तरफ से होगी। बस एक तरफा नहीं होगा कि ईरान चुपचाप बैठ के सहेगा न्यूक्लियर अटैक, चाहे इस्फहान पे हो, तेहरान पे हो, या कहीं भी हो। तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा ईरान भी। इसीलिए बार बार ईरान कहता रहा है कि जो भी करेंगे, अब हम ऑफेंसिव करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। तो पता चल जाएगा कि कहाँ से अटैक आने वाला है, किस तरीके से अटैक आने वाला है। सैटेलाइट क्लियरली मॉनिटर करके रूस के, चीन के, या अपने ही ईरानियन सैटेलाइट को पता लगाएंगे, और ईरान भी रिस्पॉन्स उसी तरह इसराइल को भी देगा। और देखिए, सिर्फ एक बम अगर ईरान डालता है इसराइल पे, हाइफा पे या टेल अवीव पे या जेरूसलम के आसपास, तो 60% इसराइल की पॉपुलेशन जो खत्म हो जाएगी। 60%, मतलब ये इसराइल का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि 90 मिलियन जो ईरानी हैं, इस्फहान के आसपास भी अगर डालते हैं, तो अगर 5 मिलियन भी जहाँ बाहर होते हैं, तो ईरान एज ए कंट्री वो सरवाइव करेगा, लेकिन इसराइल नहीं। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो इतना बड़ा खतरा अमेरिका नहीं लेना चाहता है। लेकिन वहाँ के वार मॉन्गर जो कहते आ रहे हैं कि क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स और राइट विंग ग्रुप्स, तो हमारे पास, हमने पूरी कोशिश की हवाई हमले करके, नेवी भेज के, वगैरह वगैरह, लेकिन कामयाब नहीं हुए ईरान को। तो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात पाशा साहब, उनकी अभी जो तरजीह है, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात कर रहे हैं, तो अभी ये जनाब ज़मीनी जंग जो है वो ज़रूरी है, बूट्स ऑन ग्राउंड। नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत कोशिश करे वो, इराकी कुर्स को ढकेल के ईरान में, लेकिन ईरान ने जवाबी कार करके सबको अगवा करके वापस ला लिया ईरान में। और यहाँ से भी किस्म आइलैंड को भी कब्जा करने की कोशिश करे, बंदर अब्बास को भी करने की कोशिश करे, खार्ग आइलैंड को भी कब्जा करने की कोशिश करे। किसी में भी उनको कामयाबी नहीं हुई। तो अब उनके पास एक ही रास्ता है, और वो है कि ओमान के जरिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो ओमान में वहाँ अड्डा बना के उनका मेन मकसद अब जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोलना है, कैसा शिप्स को आना जाना रुकावट के बगैर सदर्न रूट से, ओमान रूट से चालू करना है, वो प्रायोरिटी है। और इसीलिए वो ऑयल टर्मिनल्स और कार्ग आइलैंड्स को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। तो अब वो समझते हैं कि ओमान की हुकूमत जो है, ईरान के साथ मिल गई है, जो कि हमारे साथ रहना चाहिए था, बल्कि वो लैंड ऑपरेशन सिर्फ ओमान से कर सकते हैं आप। तो ये फिलहाल यहाँ सोच है। लेकिन जो भी बेन गवीर कह रहा है फलस्तीनियों को जी जी, मारने मैं का, मैं वो उसी पे आ इलेक्शन रहा था। प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। इलेक्शन जी प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन उसकी जबान जो है पहले से ही ऐसी है फलस्तीनियों के खिलाफ। वो नेशनल सिक्योरिटी और पुलिस का इंचार्ज है, और जो है, जो फलस्तीनी कैदी हजारों की तादाद में उनकी जेलों में है, उनको खाना जो है, जो बेर मिनिमम जो देते थे, उसको भी कम कर दिया है वो। मतलब वो भूख से तड़पा तड़पा के जेलों में फलस्तीनियों को मारना चाहता है। हर दिन फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहे हैं वो। गाजा में भी कर रहे हैं, वेस्ट बैंक में भी कर रहे हैं, जेरूसलम में भी कर रहे हैं। तो और उनको उसका एक ही मकसद है कि जितने ज्यादा फलस्तीनियों को मारेगा, उसको तसल्ली होगी।
तो ये भूख से तड़पा के मारना चाहता है, और बमबारी करके भी 30, 40 या 50, 60 जो भी मुमकिन हो सके वो मारने नहीं तो की फिर कोशिश कुशनर जो वहाँ करेगा। पे हैं मिस्र में बातचीत कर रहे हैं पाशा कुशनर, तो क्या ये महज एक ड्रामा है? अभी कुशनर का फिर मैं देख रहा था अल जजीरा बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट कि कुशनर ने ये दावा किया है कि बहुत जल्द हमास डिसआर्म हो जाएगी विद इन मंथ। तो सवाल ये है कि हमास की तरफ ये कर लेंगे, गाजा वाली कर लेंगे, फिलिस्तीन, भाई इसराइल क्या करेगा? इसराइल पे बात क्यों नहीं होती पाशा साहब? और फिर अभी टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, भाई एक डिफेंस जो है डील इनकी हुई, मक्का डील हुई, ये तमाम चीज़ें, अरे ओआईसी कहाँ चला गया? फिर जंग बंदी में तो कतर शामिल था, मिस्र शामिल था, तुर्की शामिल था, ये सब गाजा की उसमें जंग बंदी में, इस पे ये क्यों नहीं बोल रहे? मतलब खुल्लम खुल्ला बेन गवीर कह रहा है कि 30-40 लोगों को रोज इनका कत्ल करो, ये तो इंसान ही नहीं है। और अभी तक कोई एक रिएक्शन कल से लेकर के आज तक नहीं आया। तो ये जो खामोशी है, ये इसको क्या कहेंगे? क्या ये सब भी मानते हैं कि गाजा में रहने वाले इंसान ही नहीं है, मार दो इनको? जी, देखिए मेरे मेरे ख्याल से ओआईसी का कोई माने नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते और उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। और ये जो अलायंस टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये मेरे ख्याल से दिखावे के लिए है कि हम सऊदी अरब की मदद करेंगे। देखिए, अगर ग्रीस और टर्की के बीच में तेल को लेके, एजियन सी को लेके ग्रीस हमला करता है टर्की के ऊपर, क्या सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान टर्की की मदद करेंगे? या ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान पे करेगा तो क्या टर्की या सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करने आएंगे? अब हूती दिन रात सऊदी को ऊपर बमबारी कर रहे हैं, कौन किसके दिफा के लिए आया है? ये दिखावे के लिए है मेरे ख्याल से, जैसा वो मैरीटाइम अलायंस 40 देशों का उन्होंने किया है, सिर्फ उनको तसल्ली देने के लिए ये कर रहे हैं कि हम इतने सारे इस्लामिक मुल्क को मोबिलाइज कर सकते हैं बोल के। तो ये जो अक्टूबर 7-23 को जो घटना हुई हमास के द्वारा, ये क्यों हुई ये इसलिए हुई कि ये बेन गवीर, ये शैतान जो है अल अक्सा में जाके अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। हजारों के यहूदियों के साथ जाके वहां बताता है कि हम इसको तोड़ के तीसरी टेम्पल बनाएंगे वहां बोल के। तो इसीलिए हमास ने इसको अल अक्सा कैंपेन बोल के नाम दिया वो, और उसके बाद उन्होंने अटैक किया। पूरी दुनिया भूल गई है वो जो अल अक्सा में बेन गवीर ने किया, बेहुरमती वहां जाके चप्पलों से, शूजों से पहन के, और जो गालियां मुसलमानों के खिलाफ दी, पूरा रिकॉर्ड में है वो। और क्या करना चाहता है वहाँ, किस तरीके से तोड़ना चाहता है अल-अक्सा मस्जिद, और क्या बनाना चाहता है, पूरी स्पीच जो है अब पब्लिक में अवेलेबल है। उसको लोग भूल रहे हैं कि इसको लेकर जो है प्रोवोकेशन हमास को हुआ, और वो अक्टूबर 7 को किया। उसके बाद ये नरसंहार शुरू हुआ और वही जारी है। हर साल वो वहां जाता है और ऐलान करता है कि हम इसको तोड़ के टेम्पल बनाएंगे यहूदियों की बोल के। तो ये दिखावे के लिए जाता है जराड कुशनर, वहां जाके उनके साथ साजिश करता है, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की या नरसंहार जारी रखने की, या लेबनान में और कार्रवाई करने की बात करता है। ये कुछ उम्मीद नहीं करना है उसके वहाँ के दौरे से, और ये सब प्रेस के लिए गुमराह करने के लिए ये सब बातें प्रेस को देते हैं। और जो असल है वो जाके जो भी अरब लीडरों से जानकारी मिलती है वो जाके बताता है, और प्लान बताता है कि इजराइल को क्या करना है, आगे क्या कार्रवाई करना है। और ये बोर्ड ऑफ पीस का जो 15 पॉइंट था, नेतन्याहू खुलेआम इसको रद्द कर दिया। अमेरिका का रिएक्शन कुछ नहीं हुआ, कुछ ना हथियार स्टॉप हुए, ना फाइनेंशियल एड स्टॉप हुआ, ना कुछ सेंसरशिप हुई, ना कुछ एक्शन लिया गया। तो ये सब दिखावे के लिए
करते हैं, जॉर्ज कुशनर और विटकॉफ और ट्रम्प और मार्को रूबियो और पीट हेगसेट वगैरह, तो ये सब मिले हुए हैं नेतन्याहू के साथ, और जो भी कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। नरसंहार जारी है लेबनान में, कब्जा लेबनान की जमीन को कब्जा करने का, और बमबारी आज भी हुई है दमिश्क में। हर दिन बमबारी हो रही है, और इंच बाय इंच अपना गोलान का इलाका से लेके एक्सपैंड कर रहे हैं इजरायली फौज, और कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो इस लिहाज से जो है ये पूरे ईरान के तमाशे से, ड्रामा से जो है इजराइल अपना एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम, ग्रेटर इजराइल का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसमें अमेरिका भी शामिल है, जॉर्ज कुशनर भी शामिल है, और दुनिया को कुछ और बताते हैं कि हम इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं हमास को या रीबिल्डिंग करने के लिए। देखिए, 2 साल से पहले वो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, एक भी अभी तक सोल्जर किसी भी कंट्री से आया नहीं है, क्योंकि ये अपोज कर रहा है नेतन्याहू, और इलेक्शन तक मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही नरसंहार लो लेवल पे होगा, 50-60 मारते रहेंगे और को जलील करते रहेंगे फलस्तीनियों को, और इसी पे इलेक्शन जीतना चाहता है वो अक्टूबर में। जी। सही है, लेकिन जो पोजीशन है वो इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू और इनके लाई की बहुत ख़राब है, जो रिपोर्ट आई है। और डोनाल्ड ट्रम्प से भी यही है कि साहब ये न्यूट्रल रहें। ये सिचुएशन जो है वो है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि एक मैसेजिंग है, लेबनान पे हो या सीरिया पे हो या फ़िलिस्तीन पे हो, तमाम जो कब्ज़े वाली, और सऊदी वगैरह, तो इनको लगता है कि ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे हम एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, तो इन पे हमला करें न करें तो हमारे साथ हो ही जाएंगे। तो ये सही है कि उनका प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन आखिर में बस शॉर्ट में मैं चाहूँगा कि फिर क्या होगा, क्या क्या ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे और फिर मतलब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी? क्या ग्रेटर इजराइल बन जाएगा और ये सब मतलब फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं? नहीं, बचेगा जरूर। देखिए, अब ईरान पर निर्भर है। अब वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका पहले दिन से ही सीरियस नहीं था इम्प्लीमेंट करने में। अब ईरान के हाथ भी जो बांधे गए थे एमओयू से, वो भी अब फ्री हो गए। तो अब ईरान जो है, जो वो करना चाहता है वो करेगा वो। और मेरे ख्याल से पहला जो है कदम, जो नाकाबंदी हुई है ईरान की, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका के जहाज जो हैं उन पे एक 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 करके बमबारी करेंगे या उनको नष्ट करेंगे, ताकि ईरान अमेरिका को, जैसा उन्होंने खाड़ी के देशों में उनके अड्डों से मजबूर करके भगाया, उसी तरह एक एक जहाज को भी मार के कुछ अरसे से वहां से फरार होने के लिए मजबूर करें। मुझे ये लगता है उनकी स्ट्रैटेजी। पूरे जहाजों पे एक दिन और एक वक्त तो बमबारी नहीं करेंगे, लेकिन सुधर के एक एक करके उनको निशाना बनाता रहे, चाहे सी ड्रोन से हो, या मिसाइल से हो, स्पीड पोर्ट से हो, या जो भी उनके पास हथियार हैं उसके जरिए इनको हरास करके एक नुकसान करके अमेरिका को इतना मजबूर करेंगे कि इतना नुकसान होगा कि जैसा उन्होंने खाड़ी के देशों से भागा अपने हवाई जहाजों को लेके जॉर्डन में या इजराइल में या यूरोप में, उसी तरह उनको खाली करने के लिए जहाजों को मजबूर करेंगे। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहते हैं वो अपने बलबूते पे, वो धीरे धीरे होगा, लेकिन समय लगेगा मेरे ख्याल से। और जहां तक इसराइल का मामला है, चूंकि वहाँ इलेक्शंस हैं और ये लो इंटेंसिटी की अटैक्स लेबनान पे, गाजा पे होते रहेंगे, और 10, 12, 15 जो भी मार रहे हैं उसी को चालू रखेंगे, और कहेंगे कि हम 15 पॉइंट हो या 20 पॉइंट हो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हालांकि वहाँ अब जो फौज है, रिजर्व फौज है, तो वो कुछ एक्शन नहीं देख रही है। उसमें काफी कुछ नुकसान हुआ था, अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं,
और जो इकोनॉमिक इक्तिसादी नुकसान इजराइल को हुआ था उससे भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका से और पूरी दुनिया से यहूदी जो है बड़े पैमाने पे कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं इजराइल को, रीबिल्डिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और दिन रात चालू है और धीरे धीरे वो बताना चाहते हैं कि नुकसान कुछ खास नहीं हुआ है, हम पहले की तरह तैयार हैं। और ईरान पे दोबारा हमला अक्टूबर या नवंबर, जो भी इलेक्शंस अमेरिका और इजराइल में होते हैं उसके बाद कुछ कार्रवाई करने का मुझे लगता है वही जायज लगता है। ये बिल्कुल। और बहरहाल ये सिचुएशन है और इसमें सही कह रहे हैं कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि ईरान ने अभी सीरिया को भी बहुत ज़्यादा धमकी दी थी जब ये था कि ये लेबनान पे जो है वो अटैक करेंगे और ये फोर्सेस जाएंगी ये वो। तो ईरान ने सीरिया को भी बहुत बड़ी धमकी दी थी कि फिर हमारे मिसाइल जो है किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान बहरहाल कंट्रोल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आफ्ताब कुमार पाशा साहब, आप हमसे जुड़े और इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बातचीत की। इंशाल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आप हमसे जुड़े। तो ये थे प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे और आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।